बाल दोस्तों कैसे हो। तो बाल दोस्तों आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में 37 पृष्ठ पर सुबह नाम की बहुत ही प्यारी सी प्रसंग कथा है। उस प्रसंग कथा का ही आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर जरूर बने रहिए। तो देखिए बच्चों, ये प्रसंग कथा है, उनका टाइटल सुबह है। सुबह यानी कि सवेरा, प्रभात, गुजराती में हम कहते हैं सवार। तो उसमें देखिए बच्चों के एक छोटी सी बच्ची है 11 साल की। मान लो कि आपके 6ठी कक्षा में आप पढ़ते हैं बच्चों, तो आपकी ही उम्र की एक छोटी सी बच्ची की प्रसंग कथा है। तो उसमें सुबह में रेशमा नाम की ये बच्ची है, उनको क्या हो जाता है बच्चों, एक बार 5 साल की थी तब उनको पोलियो की बीमारी हो जाती है। फिर भी वह हिम्मत नहीं आती और सब लोगों की तरह काम भी करती है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस प्यारा सा संदेश ये हमारी प्रसंग कथा में दी जाती है। तो सुबह में सबसे पहले हमें बच्चों पात्र का परिचय भी हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वो भी हमें याद रखना पड़ता है। तो इसमें देखिए कि सुबह नाम के मुख्य पात्र है, जो प्रसंग कथा है उसमें मुख्य तौर पे ये रेशमा का पात्र सबसे प्रमुख है। उसके बाद उनके पिताजी है, छोटा भाई गोलू है, दादी जी है, दादाजी है, ये सब पात्र इसमें हमें दिखाई देता है। तो सब घर वाले उसे यानी कि रेशमा को बहुत ही प्यार करते, क्योंकि वह अपाहिज थी, उनको पोलियो की बीमारी बचपन में हो गई थी, फिर भी वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो बहुत ही प्यारा संदेश ये कहानी हमें दी जाती है। तो आज हम बच्चों इस कहानी का हम एक एक शब्द का समझ के साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। उनके जो भी कठिन शब्दों के अर्थ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम देखिए कि उसमें है कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। जिस प्रकार से बच्चों हमारे गांव हो, शहर हो, उसमें 0 से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए सरकार की ओर से मुफ्त में उनको रसी का टीका यानी कि उनके 2 बूंद पोलियो के पिलाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या था, पहले के ज़माने में ये पोलियो की जो भी रसी थी उनकी संशोधन नहीं हुआ था। उससे पहले बहुत ही बच्चे वह क्या था, पोलियो की बीमारी से तड़प रहे थे, यानी कि अपाहिज होते थे। तो फिलहाल तो बच्चों इस प्रकार से बहुत ही कम आपको केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जो बच्चे अपाहिज होते हैं। तो पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो की विकलांग बालिका रेशमा अपने सूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो बच्चों देखिए कि इस बीमारी किसे हो गई थी, जो हमारे मुख्य पात्र है रेशमा, इस प्रसंग कथा की मुख्य नायिका भी हम कह सकते हैं, मुख्य पात्र है, उसे ये बीमारी हो जाती है। फिर भी वह क्या करती है बच्चों कि वह हार नहीं मानती और अपने आप पर निर्भर बनना चाहती है। उसके बाद देखिए बच्चों, अब पाठ की शुरुआत होती है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सुबह सुबह में रेशमा उठती है तो सब घर वाले लोग सफाई काम में लग जाते हैं। तो रेशमा भी सोचते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ तो आज दिन है, वरना ये लोग जल्दी उठ गए, फिर ये साफ सफाई भी क्यों करने लगे। इस प्रकार से उन्हें मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे। माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं, रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। तो वह उनकी माँ से पूछते हैं कि माँ क्या बात है, क्या आज सुबह सुबह में सब उठ गए, क्या कोई बात है, कोई त्योहार है क्या? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या?
पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा को गाल के सहलाते हुए कहा। तो इस प्रकार से बच्चों, हमारे घर में भी, हमारे हिंदू धर्म में या तो मुस्लिम धर्म में कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी त्यौहार आता है तो क्या होता है, सबसे पहले दिवाली का मान लो कि आने वाली है तो उससे पहले क्या है, बर्तन मांजना होता है, सब साफ सफाई, कपड़े लत्ते आदि व्यवस्थित करते हैं, घर में हम रंग रोगान करते हैं, ऐसी सारी चीज़ हम करते हैं। तो इस प्रकार से माँ भी वो कहती है उनकी बच्ची को कि बेटी ये जो दिवाली के पहले ये सारी साफ सफाई हो जाए तो हम त्यौहार का अच्छी तरह से आनंद उठा सकते हैं। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई। भुलक्कड़ हो जाना यानी कि जिसे बार बार भूलने की बीमारी होती है उसे भुलक्कड़ कहते हैं। जो भी हमें कहा जाता है और हम भूल जाते हैं, उस आदमी को हम भुलक्कड़ कहते हैं। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, तो एकदम भुलकनी થઈ गई। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। लेकिन माँ, मुझे तो आपने कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ आप बताओ, मैं क्या करूँ। वो क्या कहती है, अपनी माँ को कहते कि माँ मैं क्या करूँ, आप ही मुझे भी कुछ काम दो, मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, मैं भी आपको काम में मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद बच्चों है दूसरा पैराग्राफ है, हमारे पृष्ठ क्रमांक 37 पर ही है। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, तुम मदद करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप उठी हो तो नहा धो लो, उसके बाद मैं आपको काम बताऊंगी। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। रुआ से स्वर यानी कि गिड़गिड़ाए स्वर में बहुत ही प्यार से कहा कि माँ, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहले पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। जिस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपाहिज होता है तो इनको सरकार की ओर से और कई सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो दो पहिए वाले, इस प्रकार से जिस प्रकार रेशमा बैठी है उस प्रकार से साइकिल दी जाती है और वह हाथ से धक्का लगा के उनका उपयोग करते हैं। मान लो कि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो आसपास के लोग में, तो आप देखिए कि उनको साइकिल के टायर जो होता है उनको धक्का दे के वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मान लो कि कहीं उसे आंगन में जाना हो, एक रूम से भी दूसरे रूम में जाना हो, बाथरूम में जाना हो, तो इस प्रकार की ये साइकिल है उनका वो उपयोग करते हैं। तो वह कहते हैं कि पहले आप अपना काम कर लो। तो माँ क्या करती है, उसे जो उनके बेडरूम है वहाँ से उठाकर, उनके पलंग से उठाकर उनकी पहिए वाली कुर्सी में एक बार बैठा देती है। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे काम में अपने लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। क्या बच्चों हुआ था, उसे पोलियो हो गया था। आप देखते हैं पोलियो में कि जिस व्यक्ति को पोलियो की बीमारी होती है वो उनके पैर हो चाहे वो हाथ हो, धीरे धीरे वो पतले पतले होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब वो 5 साल की थी तब से उसे पोलियो की बीमारी हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान हो जाना यानी कि उसमें जान न होना। घुटनों यानी कि घुटन जिसे कहते हैं, बुखार यानी कि ताव जिसे हम गुजराती में ताव कहते हैं, हिंदी में बुखार कहते हैं। तो एक बार रेशमा 5 साल की थी तब उनको जोर की बुखार आई थी, बुखार हुआ था और उनके दोनों जो घुटनों के बाद के जो पैर है वह एकदम बेजान हो गए थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो बच्चों क्या है कि वो उनको भले ही इस बीमारी हो गई, लेकिन शुरुआत में जब 5 साल की थी तब वो दूसरों की मदद लेती थी, लेकिन अब तो वो आप जैसी, यानी कि आप 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं तो आपकी उम्र शायद 11 साल हो गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी तरह यानी कि अपनी उम्र के जैसी हो गई तो फिर वह अपना काम खुद करती है, किसी भी पर वह निर्भर बनना नहीं चाहती है। अब हमारा ध्यान दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 38 पर होना चाहिए।
परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना मुहावरा आया है बच्चों यहाँ। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना। मान लो कि हम कहें कि मैं अपने पापा की आंखों का तारा हूँ, वो भी कह सकते हैं। कोई लड़का वो कह सकते मैं अपने पापा मम्मी के आंखों का तारा हूँ। इस प्रकार से आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। तो बच्चों देखिए कि इस प्रकार से कोई भी हमारे घर में सदस्य होता है, इस प्रकार से जो कोई बच्चा होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे मम्मी पापा है, भाई बहन है, दादा दादी है, वह सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से यह रेशमा भी इस प्रकार से अपाहिज थी, तो उनके दादा दादी, भाई बहन सभी उसे बहुत प्यार करते थे। सबका वह आंखों का तारा थी, यानी कि सबकी वह लाडली थी, प्रिय थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। जो उनको प्यार से क्या कहते हैं? रेशु। जिस प्रकार से कोई लड़की है, अंजलि नाम की कोई लड़की है, तो जो उसकी मम्मी पापा उसे प्यार से क्या बोलते हैं? अंजू बोलते हैं। जिस प्रकार से कोई भावना नाम की लड़की है तो उसे क्या भाऊ भाऊ बोलते हैं। तो इस प्रकार से शॉर्ट नाम से क्या बोलते थे? रेशु। तो उनकी माँ ने कहा, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना यानी कि मदद करना। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दहिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं अपने हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तो इस प्रकार से जो भी सारे जो बोतल थी, जो भी डिब्बे थे, वह रेशमा ने क्या किया, 2 पहिए वाली साइकिल में बैठे बैठे वह सब एक कपड़े से साफ करती गई और अपनी माँ को देती गई। और माँ फिर से उनके जो किचन था, रसोई घर था, वह सजाने लगी और फिर से किचन जगमगाने लगता है। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाइए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी। तो उनको क्या करना था? रेशु की मम्मी को लड्डू बनाने था। तो उनके जो भी पति थे, रेशमा के पिताजी थे, वो तो ऑफिस में चले गए थे। गोलू तो छोटा सा बच्चा था और फिर दादा दादी वो सब बुजुर्ग थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब वह रेशमा ने कहा कि अब मैं बाज़ार से ये सारा सामान आपको लेकर देती हूँ, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा कहती है कि बस एक मुझे लिस्ट बना दो लिख के कि ये लेना है लड्डू के लिए, और एक थैली दे दो, मैं अभी आती हूँ। तुम ले आओगे अकेली? उनकी माँ बोलती है, तुम ले आओगे अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। इस प्रकार से रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, यानी कि विश्वास था उन्हें पूरा कि मैं और बच्चों की तरह मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद बच्चों देखिए, तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली दुकान किसे कहते हैं? तो कि जो भी प्रोविजन स्टोर होती है, अनाज की जो भी सारी चीज़ वस्तु सामग्री मिलती है, उसे नुक्कड़ वाली दुकान कहते हैं। तो वहाँ से ध्यान रखना बच्चे कि ये जो भी नुक्कड़ वाली गली है, वहाँ से सारा का सारा सामान आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। टॉफ़ी यानी कि एक प्रकार की चॉकलेट है। तो उनके भाई के लिए वह एक चॉकलेट ले आती है। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो इस प्रकार से एक दिन ऐसा आया बच्चों
कि जिस प्रकार से दिवाली में हम भी हमारे घर को सजाते हैं दिए से, लाइट से, तो इस प्रकार से सारे मोहल्ले की लाइटें भी जगमगाने लगती है। फिर उनकी दादी को ये पूछती है कि ये दादी आज ऐसा क्यों सबने ये लाइट जला के रखी। तब उसके बाद वह रामायण की जो भी कहानी है कि जो राक्षस है वो रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है, और उसके बाद जब वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या में आते हैं तब उनका भव्य स्वागत करते हैं अयोध्यावासी। तो यह क्या था कि वह आनंद का त्योहार था। इसकी याद में जब हम दिवाली मनाते हैं तो इस प्रकार से सारी की कहानी वह सुनाते हैं उनकी दादी। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में वह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखे हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों जो भी दिवाली का त्यौहार होता है तो उसमें हम पटाखे फोड़ते हैं। तो इस प्रकार से सब सारे दोस्तों के साथ गोलू भी, उनका छोटा भाई है, वह भी मग्न था, उनका ध्यान नहीं रहा था। मान लो कि हमारे साथ भी ऐसा बच्चों होता है कि मान लो कि पटाखे को जला के हम फोड़ने के दूर फेंकते हैं लेकिन वह फूटते नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वह अंदर से क्या होता है कि जो उनका गोला बारूद होता है धीरे धीरे जलता है और अचानक से वो फूटने भी लगते हैं। तो बच्चों हमें भी ये ध्यान रखना है दिवाली के त्यौहार में जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना कि हम मान लेते हैं कि ये पटाखा तो अब बुझ गया है लेकिन वो अंदर से जलता है और कभी कभार बहुत ही ज़्यादा हादसा होने की आशंका होती है। तो हमें थोड़ी देर यानी कि 4-5 मिनट तक उस पटाखे को टच भी नहीं करना है, वो कभी भी फूट सकता है। मान लो कि हम बुझा हुआ समझ कर लेने के लिए जाए और मान लो कि शायद फूटे तो हमारी उंगलियां हैं, हमारी आँखें हैं, वो भी जा सकते हैं। इसलिए बच्चों हमें खास ये ध्यान रखना है। तो उनको क्या हुआ था कि वो तो पीछे से किसी और पटाखे जलाने लगते लेकिन उनका ध्यान नहीं था और वो अचानक जो फुलझड़ियाँ जलाती थी हम अपने दादा दादी के साथ, वह रेशमा, तो उनको ये पता हो गया कि ये धीरे धीरे से उनमें से चिंगारियाँ निकलती है और हो सकता है कि गोलू के पीठ के पीछे है तो उनको ज़्यादा गंभीर ईजा हो सकती है। तो वह क्या करती है, अपनी कुर्सी को धक्का लगाते हुए और जोर का धक्का अपने छोटे भाई गोलू को देती है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास आ पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने और क्यों मारा। तो इस प्रकार से जोर से हम चित्रों में भी बच्चों देख सकते हैं कि जोर का धक्का क्या है कि रेशमा उनकी जो बहन है वो देती है और धक्का देते ही गोलू गिरने लगता है ज़मीन पर और पटाखे देखिए बड़ा सा पटाखा है वह फूटने लगता है। तो देखिए कि उनको धक्का न दिया होता तो हो सकता है कि उनके भाई को बहुत ही नुकसान हुआ करता। तो इस प्रकार से बच्चों ये उनकी जान भी बचाती है। उसके बाद बच्चों चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। इस प्रकार से अपने भाई को बचाने के चक्कर में उनकी बहन रेशमा है वो भी कुर्सी से गिर जाती है और कुर्सी उनके ऊपर होती है। तब उनके पिताजी ने कुर्सी सीधी करते हैं। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना वो भी बच्चों मुहावरा है। पीठ थपथपाना यानी कि धन्यवाद देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकी ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली।
आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह सुबह अपने काम में नए इरादे में जुट जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों, उनको अपाहिज होने पर भी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी काम नहीं कर पाते, ऐसा काम उनकी बहन है, छोटू की बड़ी बहन है, उसने कर दिखाया। मान लो कि रेसू ने वह साइकिल चला के न आती और पटाखा उनके पीछे फूट जाता तो बहुत ही उनको नुकसान हो जाता, वो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो इस प्रकार से हर सुबह उनकी रेशमा की एक नई होती है, वह किसी पर निर्भर बनना नहीं चाहती। तो बच्चों, हमारे समाज में भी इस रेशमा के पात्र के माध्यम से ये हमें भी सीख मिलती है कि हमारे वर्ग में कोई ऐसा बच्चा हो, हमारे गांव में कोई ऐसा बच्चा हो, आसपास में कोई बच्चा है तो हमें कभी उसकी हंसी तो उड़ानी नहीं चाहिए, लेकिन हमसे जो भी हो सके उनकी हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, ये सुबह नाम का जो पाठ था ये यहाँ पूर्ण होता है। उसके बाद भी बच्चों देखिए आप कि नीचे शब्दार्थ है। शब्दार्थ यानी कि शब्दों के सही अर्थ। व्यस्त यानी कि काम में लगा हुआ। व्यवस्थित यानी ढंग से, तरीके से। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा। बुजुर्ग तो कि बड़े बूढ़े। त्योहार यानी कि पर्व उत्सव। दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव। दैनिक यानी कि रोजाना, प्रतिदिन। बेजान बिना जान के, निर्जीव जिनमें हरकत न हो, जान न हो। बाधा यानी रुकावट। जिंदादिली, खुशमिजाजी, विनोदप्रियता। तो इस प्रकार से बच्चों, जो कठिन शब्द होता है उनका हमें शब्दार्थ भी पीछे दिया हुआ होता है। उसके बाद ये मुहावरे तो लगभग मैंने आपको बता दिया बीच बीच में, फिर भी हम देख लेते हैं। आँखों का तारा होना, बहुत बहुत प्यार होना। जो तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाठ के माध्यम से कि रेशमा सबके आँखों का तारा थी। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि मेरा भाई मेरी माता के आँखों का तारा है। कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। शर्त यह है कि आँखों का तारा इसमें वाक्य के बीच में आ जाना चाहिए, वाक्य शुद्ध रूप से सही होना चाहिए। और कोई हम उदाहरण देखते हैं कि कुछ बच्चे शिक्षक की नज़रों में आँखों का तारा होते हैं। मैं अपनी मौसी की नज़र में आँखों का तारा हूँ। कुछ भी हम लिख सकते हैं। हाथ बटाना, काम में मदद करना। देखिए, हाथ बटाना, काम में मदद करना। तो आप लिख सकते हैं कि रेशमा अपनी माँ को काम में हाथ बटाती थी। आप अपनी ओर से लिख सकते हैं कि मैं अपनी मम्मी को काम में, रसोई घर में हाथ बटाती हूँ। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। तो लिख सकते हैं कि रेशमा ने गोलू की जान बचाई, इसलिए सब घर वाले ने रेशमा की पीठ थपथपाई। आप अपनी तरह से लिख सकते हैं कि मैंने क्लास में सर ने जो भी सवाल पूछा उनका सही जवाब दिया, इसलिए सर ने मेरी पीठ थपथपाई, वो भी चल सकता है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल सूरज साहेब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, इस चैनल में आपको हिंदी, गुजराती, संस्कृत कि कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के कोई भी प्रश्न हो, अभ्यास के कोई भी प्रश्न हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, उसमें सही ढंग से, सच्ची रीत से मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी करने की कोशिश की है। तो एक बार इस चैनल की आप ज़रूर मुलाकात लें। और भी वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, वो भी आप देखने की कोशिश करिए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।